स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो मैं रोजप्रीत कौर, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जो कि आपका 21 मई को सीनेट का एग्जाम होने वाला है, इसको क्रैक करने के लिए। तो एमएसएन के कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी जो है कर चुके हैं, तो आज मैं नए क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की भी आपको तैयारी कराई जा रही है, ताकि आप इजीली और बेहतर तरीके से अपनी जो एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है वो कर सके। तो बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को आपके सीनेट एग्जाम के लिए। आप सभी लोग सक्सेसफुल हो, इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, इसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन से क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं सीनेट एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि इन ओल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडरगोज द फॉलोइंग चेंजेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओल्ड एज में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा चेंज है जो ओल्ड एज में रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंज नहीं आता है? तो चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ये बता रहा है कि ओल्ड एज में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन बाकी के तीन चीजों में क्या है कि वहां पर चेंज होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा डिक्रीज नंबर ऑफ एल्वोलाई, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड रिजिडिटी ऑफ ट्रैकिया, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग कफ, ऑप्शन डी डिक्रीज चेस्ट वॉल साइज। तो इनमें से कौन सा जो क्या है बोल रहे हैं कि मतलब चेंज जो है वो नहीं हो रहा है, कहां पर? ओल्ड एज में उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ओल्ड एज में क्या है कि मतलब हमारा जो चेस्ट वॉल साइज है वो डिक्रीज नहीं होता है, बाकी सब चीजें जो है वहां पर चेंज होता है। आपका मतलब आपकी एल्वोलाई का नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा, आपकी ट्रैकिया की जो रिजिडिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, कफिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन चेस्ट वॉल का साइज जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। सो डिक्रीज चेस्ट वॉल इज नॉट टिपिकली डिस्क्राइब्ड एज अ प्राइमरी चेंज। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो चेस्ट वॉल का साइज है वो टिपिकली डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि जिसमें कोई भी प्राइमरी चेंज आए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, which of the following is an indicator of AIDS? इनमें से कौन सा जो इंडिकेटर है वो एड्स का इंडिकेटर है? तो ऑप्शन ए, एड्स की फुल फॉर्म है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या डिजीज। तो ऑप्शन ए है सीडी, काउंट लोअर देन 1000 सेल्स पर mm3। ऑप्शन बी है सीडी, काउंट लोअर देन 200 सेल्स mm3। ऑप्शन सी है सीडी, count lower than 600 cells mm3, and option D is CD, count lower than 400 cells per mm3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी। तो यहाँ पर CD count lower than 200 cells per mm3 is the following indicator of the AIDS। तो CD count lower than 200 cells per mm3 indicating severe diagnostic criteria for AIDS। मतलब इसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, और इंडिकेटर है क्या एड्स का, इंडिकेटिंग सीवियर इम्यूनोसप्रेशन, और ये भी इंडिकेट करेगा कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस्ड हो गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। तो अ मैन हु मेट विद अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट रिवील्स बोन फ्रेगमेंट्स इन द एक्सरे ऑफ फीमर, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इट इज। तो बोल रहे हैं कि एक इंसान जिसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जिसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके एक्सरे में हमें पाया गया है कि फीमर में बोन फ्रेगमेंट्स जो हैं वो पाए गए हैं। तो ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर होगा? जब बोन के फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, टुकड़ों में बोन हो जाएगी, तो ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर होगा? तो ऑप्शन ए कंप्रेस्ड है, ऑप्शन बी दिया गया है कम्युनिटेड, ऑप्शन सी दिया गया है ओपन, ऑप्शन डी है अवेल्जन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन बी। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन्स जो है वो एक से ज्यादा पार्ट में क्या होती है, टूट जाती है, जबकि कंप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन है वो सिर्फ कंप्रेस्ड होती है। ओपन फ्रैक्चर में फ्रैक्चर भी होगा, साथ ही साथ आपकी स्किन भी इसमें डैमेज होती है, इसीलिए हम इसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। अवेल्जन फ्रैक्चर में क्या होता है कि
बच्चों यहाँ पर जहां पर आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स ज्वाइन होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जहां पर दो बोन्स आके जुड़ती हैं, अगर वो डिसबैलेंस हो जाती हैं, अपनी जगह से अलग हो जाती हैं, तब हम उसको एवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो प्रेजेंस ऑफ बोन फ्रेगमेंट्स इन द एक्सरे कम्युनिटेड फ्रैक्चर इज द मोस्ट फिटिंग डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर फीमर में जो बोन फ्रेगमेंट्स का एक्सरे जो था वो पाया गया था, तो वो है हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। तो विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लिवर डिस्फंक्शन? इन चारों में से कौन सा बेस्ट टेस्ट है लिवर डिस्फंक्शन को टेस्ट करने के लिए? ऑप्शन ए है सीरम अमाइलेज, ऑप्शन बी सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन सी एलसीपीटी, ऑप्शन डी सीरम ग्लूकोज। तो इन चारों में से कौन सा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट में लिवर डिस्फंक्शन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीरम बिलिरुबिन के थ्रू हम ये कंफर्म कर पाएंगे। तो सीरम बिलिरुबिन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लिवर डिस्फंक्शन। सीरम बिलिरुबिन क्या है? एक गुड इंडिकेटर है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को लिवर डिस्फंक्शन हुआ है। पार्टिकुलरली फॉर डिटेक्टिंग जॉन्डिस, पार्टिकुलरली जॉन्डिस को डिटेक्ट करने के लिए, और लिवर डैमेज या फिर लिवर डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए अफेक्टिंग बिलिरुबिन प्रोसेसिंग। So the correct answer is serum bilirubin is the best test for detecting liver dysfunction. फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। So which of the following scale is used for grading protein energy malnutrition? तो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्केल जो है जिससे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो ग्रेड है वो निकाल सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन ये है, क्या बिशॉप स्केल से हम पीईएम की ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, या फिर बलार्ड स्केल के थ्रू हम निकाल सकते हैं, या फिर गोमेज स्केल के थ्रू हम इसकी ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, या फिर नेगली स्केल के थ्रू हम जो है वो पीईएम न्यूट्रिशन की ग्रेडिंग निकाल सकते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी, जिसको हम गोमेज स्केल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो गोमेज स्केल है वो स्केल इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो गोमेज क्लासिफिकेशन इज अ वाइडली यूज्ड स्केल टू असेस एंड ग्रेड पीईएम इन चिल्ड्रन। तो बोल रहे हैं कि जो गोमेज क्लासिफिकेशन है वो ज्यादातर यूज किया जाता है ताकि हम असेस कर सके और ग्रेड कर सके किसको, पीईएम को चिल्ड्रंस में। इट इवैल्यूएट्स द वेट फॉर एज, एज के साथ ही वेट को इवैल्यूएट करेगा और कैटेगराइज्ड माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करेगा इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीवियरिटी। माल न्यूट्रिशन को भी कैटेगराइज करता है और देखता है कि कितना डिग्री का जो सीवियरिटी जो है वो इसमें है किसका, पीईएम का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गोमेज स्केल इज द स्केल इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग द पीईएम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द, तो वे बोल रहे हैं कि जो रेट है ड्रग के एब्जॉर्ब होने का वो ग्रेटेस्ट कौन से ऑर्गन में ज्यादा हो रहा है? तो क्या ईसोफेगस में जो रेट है ड्रग एब्जॉर्प्शन का वो ज्यादा हो रहा है, या लिवर में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक में? तो इन चारों में कौन से ऑर्गन में जो है वो ज्यादा रेट का मतलब ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन। बोल रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, प्राइमरी साइट है किसकी, ड्रग एब्जॉर्प्शन की। एंड व्हाइल सम एब्जॉर्प्शन कैन अकर इन द स्टमक, और कुछ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टमक में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन साइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर बच्चों। So the symptoms of severe dehydration in adult include all। तो बोल रहे हैं कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं वो सारे हैं, एक्सेप्ट कौन सा इसमें से सिम्टम जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन का नहीं है। तो क्या डिजीनेस हमारा जो सिम्टम है वो सीवियर डिहाइड्रेशन का नहीं है? डिजीनेस का मतलब होता है बच्चों पेंटिंग सा फील करना, वीकनेस सा फील करना। पाल्पिटेशन में आपकी जो हार्ट रेट होती है वो फ्लक्चुएट होने लगती है एज वेल एज इंक्रीज होने लगती है। वीकनेस तो आपको पता ही है, कमजोरी और डिक्रीज थ्रस्ट क्या होता है कि प्यास की कमी होना, मतलब जो प्यास है वो यहाँ पर कम लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या डिजीनेस जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम है कि नहीं, या पाल्पिटेशन नहीं है सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम, या फिर वीकनेस नहीं है, या फिर
डिक्रीज थ्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि डिक्रीज थ्रस्ट जो है वो सीवियर सिम्टम नहीं है किसका, सीवियर डिहाइड्रेशन का। तो डिक्रीज थ्रस्ट इज नॉट द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये क्या है कि यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारा डिक्रीज थ्रस्ट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन अडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मतलब डिजीनेस, पाल्पिटेशन, वीकनेस, ये सारे सिम्टम इंक्लूड कर रहे हैं किसको, सीवियर डिहाइड्रेशन को, एक्सेप्ट डिक्रीज थ्रस्ट को। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो बताइए कि इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो पहला बच्चों हमारा पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है बच्चों की इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो पेरिकार्डियल लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मेनिंजाइटिस, infection and inflammation of the layer of the spinal cord in brain, जिसको meninges बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे meningitis। meningoencephalitis, तो यहाँ पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की लेयर है meninges, उसमें भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है और साथ ही साथ ब्रेन में भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको हम meningoencephalitis बोलते हैं। फिर आता है जापानीज इंसेफेलाइटिस जिसको हम ब्रेन फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जापानीज इंसेफेलाइटिस को जिसको हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज caused by a virus transmitted through the bite of infected mosquito, primarily Culex species। तो बोल रहे हैं कि जापानीज इंसेफेलाइटिस वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो क्या है कि क्यों कैसे कॉज होती है, जो वायरस जो है वो ट्रांसमिटेड होता है कब, जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो आपको बाइट कर लेता है, प्राइमरली क्यूलेक्स स्पीशीज की वजह से ये आपको होती है। सो जापानीज इंसेफेलाइटिस इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोमोट द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो इनमें से कौन सी हार्मोन जो है वो प्रोमोट करती है किसको, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को। तो क्या मिनरल कैरोटिड हार्मोन जो है वो प्रमोट करती है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ऐसा कर रही है, या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रही है, या फिर एट्रोफिन जो है वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन यहाँ पर क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करके, विच इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। इसका प्रोसेस क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस का, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो एपिनेफ्रिन इज द हार्मोन दैट प्रमोट्स द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कल बोन इज कॉल्ड। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर जो टर्म है यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कल बोन के लिए। तो सबसे पहला हमारा सिम्फाइसियोटमी। तो सिम्फाइसियोटमी क्या होता है बच्चों कि हमारा जो सिम्फाइसिस प्यूबस होता है तो उसकी जो कैविटी होती है उसको हम वाइडन अप करते हैं, उसको थोड़ा चौड़ा करते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, बेबी को बाहर निकालने के लिए। किस केस में, मैकेनिकल इंजरी या मैकेनिकल ट्रॉमा वाले केसेस में। तो सिम्फाइसियोटमी में क्या कर रहे हैं कि सिम्फाइसिस प्यूबिस की कैविटी को वाइडन अप कर रहे हैं। एमिसिक्रेशन, इसमें विसरा को रिमूवल कर रहे हैं, मतलब किसी भी ऑर्गन को रिमूव करना या फिर ऑर्गन के मटेरियल को रिमूव करना। क्रेनियोटमी बाद में बताऊंगी। कोलोस्टमी, कोलोस्टमी में क्या करते हैं कि हम स्टमक के साइड में एक ओपनिंग बनाते हैं, तो उस ओपनिंग में क्या करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पाथवे को टर्न अप कर देते हैं, स्टमक की तरफ ले जाते हैं ताकि जो भी मटेरियल है जो ड्रेनेज है बाहर आ सके। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने क्रेनियोटमी क्यों नहीं बताया, क्योंकि बच्चों ये इसका करेक्ट आंसर है। क्रेनियोटमी में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं स्कल बोन के पार्ट को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। A craniotomy involves surgical removing of a portion of a skull to access the brain for various procedures। तो बोल रहे हैं कि क्रेनियोटोमी क्या होता है कि इन्वॉल्व करता है सर्जिकल रिमूविंग करते हैं हम किसकी, स्कल के पोर्शन की।
स्कल के पोर्शन की, ताकि हम ब्रेन को अच्छे से विजुलाइज कर सके, देख सके और जो भी हमारे वेरियस ब्रेन प्रोसीजर्स है उनको परफॉर्म कर सके। So the correct answer is option C. So craniotomy is the removal of the part of the skull bone is known as craniotomy. Question number 11 आता है बच्चों, potassium intake is restricted in. तो बोल रहे हैं कि हम किस केस में पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेशेंट्स में। तो पहला है लिवर सिरोसिस। क्या लिवर सिरोसिस के केस में, मतलब लिवर स्कारिंग के केस में? इसमें लिवर सिरोसिस में बच्चों क्या होता है कि लिवर में स्कारिंग होने लगती है। रेस्पिरेटरी फेलियर, क्या रेस्पिरेटरी फेलियर के केस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको पोटेशियम इंटेक नहीं करना है। किडनी फेलियर के केस में क्या हम पेशेंट को ऐसा बोलेंगे, या फिर हार्ट अटैक के केस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको जो है वो पोटेशियम नहीं लेना है। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, किडनी फेलियर, क्योंकि किडनी यहाँ पर फेल हो चुकी है तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम को, एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम को, ज्यादा सॉल्ट को, टॉक्सिन्स को क्या करेगी कि बॉडी से बाहर नहीं लेके आ पाएगी। तो इस केस में, किडनी डैमेज वाले केस में हम पेशेंट से कहेंगे कि आपको ज्यादा जो है वो पोटेशियम नहीं लेना है। तो पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन इज क्रूशियल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन मैनेजिंग किडनी डिजीज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो बोल रहे हैं कि पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि किडनी डिजीज को मैनेज कर सके और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को हम क्या करें, प्रिवेंट कर सके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, किडनी फेलियर, पोटेशियम intake is restricted in kidney failure. रोपसिंग साइन इज अ साइन ऑफ, यहाँ बोल रहे हैं कि रोपसिंग साइन किसका साइन है? तो रोपसिंग साइन क्या पेनक्रियाटाइटिस का साइन है, मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास को हम बोलते हैं बच्चों पेनक्रियाटाइटिस। अपेंडिसाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जब गॉल ब्लैडर की हो जाती है तब हम उनको कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। और गैस्ट्रिटाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जब हमारे स्टमक की लेयर्स की हो जाती है तब हम उसको गैस्ट्रिटाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रोपसिंग साइन है वो साइन है किसका, अपेंडिसाइटिस का। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर अपेंडिसाइटिस। तो रोपसिंग साइन इज अ क्लिनिकल टेस्ट यूज्ड टू असेस द अपेंडिसाइटिस। तो बोल रहे हैं कि रोपसिंग साइन जो है वो क्लिनिकल टेस्ट है जिसमें हम असेस करते हैं किसको, अपेंडिसाइटिस को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अपेंडिसाइटिस। तो रोपसिंग साइन इज अ साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी मे कॉज ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। तो इनमें से किस चीज की डेफिशिएंसी जो है वो पैनक्रियाटाइटिस को कॉज करेगी। क्या पेप्सिनोजेन की डेफिशिएंसी पैनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकती है, या फिर काइमोट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी पैनक्रियाटाइटिस को कॉज कर सकती है, या फिर HCl1 की डेफिशिएंसी पैनक्रियाटाइटिस कॉज करेगी, या फिर एंटेरोपेप्टिडेज की डेफिशिएंसी एंड पैनक्रियाटाइटिस को कॉज करेगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो एंटेरोपेप्टिडेज क्या करेगा कि एंटेरोपेप्टिडेज की डेफिशिएंसी कमी जो है वो पैनक्रियाटाइटिस को कॉज करेगी। So enteropeptidase deficiency can lead to impaired activation of pancreatic enzyme. तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि enteropeptidase deficiency क्या कर रहा है, ये impaired कर रहा है, impaired the activation of pancreatic enzyme। जो pancreatic enzymes का activation है उसको impaired कर रहा है, तो इसकी वजह से पेशेंट में potentially causing pancreatitis। तो यहाँ पर pancreatitis अकर हो रहा है। So the correct option is enteropeptidase deficiency may cause pancreatitis। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो टकासी इज द डिसऑर्डर ऑफ द, बोल रहे हैं कि यहाँ पर टकासियो किसका डिसऑर्डर है। क्या टकासियो हमारा लार्ज ब्लड वेसल का डिसऑर्डर है, या फिर टकासियो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या टकासियो कार्डियक मसल का डिसऑर्डर है, या फिर लिम्फ नोड्स का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर जो टकासियो का जो डिसऑर्डर है वो है हमारा लार्ज ब्लड वेसल्स का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए। सो टकासियो आर्थराइटिस इज अ रेयर इन्फ्लेमेटरी डिजीज अफेक्टिंग द लार्ज ब्लड वेसल्स और आर्टरीज सच एज द आयोटा एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। तो बोल रहे हैं कि जो टकासियो आर्थराइटिस है वो एक रेयर, बहुत ही कम पाई जाने वाली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो क्या करती है कि हमारी लार्ज ब्लड आर्टरीज को अफेक्ट करती है मेनली, और जैसे कि आयोटा और उसकी ब्रांचेस को ही अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लार्ज ब्लड वेसल्स। तो टकासियो इज अ डिसऑर्डर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। सो ट्यूमर ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन इज, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर और जो ट्यूमर है ब्रेन के ब्लड वेसल का, उसको हम क्या बोलेंगे? तो क्या हम उसको मेनिंजियोमा बोलेंगे, या फिर ग्लियोमा बोलेंगे, या मायोमा बोलेंगे, या न्यूरोमा बोलेंगे? तो ये सारे ट्यूमर्स के नेम है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, लेकिन इसमें हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नहीं दिया गया हेमांजियोब्लास्टोमा, जो कि मैंने आपको आगे दिया है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा आपके लिए, हेमांजियोब्लास्टोमा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों हेमांजियोब्लास्टोमा। तो हेमांजियोब्लास्टोमा में क्या होता है कि एक बिनाइन ट्यूमर, मतलब कि अपने लोकल एरिया पे ही रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा। क्या होता है? ये बिनाइन ट्यूमर होता है। जो किसका ट्यूमर है? हमारी ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है, जो कि हमारे ब्रेन में फॉर्म होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हेमांजियोब्लास्टोमा। सो ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हेमांजियोब्लास्टोमा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, एड्स अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कैन बी कंफर्म्ड बाय। तो इनमें से कौन से टेस्ट के थ्रू हम एड्स को कंफर्म कर सकते हैं? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, क्या हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं? एलिजा टेस्ट, क्या एलिजा टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं? या फिर कैम्पोस टेस्ट के थ्रू, या फिर एंटीजन डोटेशन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के थ्रू हम एचआईवी और एड्स को डिटेक्ट करेंगे। एलिजा टेस्ट में हम एंटीजन एंड एंटीबॉडीज और एंजाइम्स को बच्चों डिटेक्ट करते हैं। फिर वहीं पर एंटीजन रोटेशन और कैंपोस टेस्ट में भी हम यही सब करते हैं। एंटीजन रोटेशन में हम एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर एड्स के लिए जो हम टेस्ट करेंगे वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। दिस टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ये क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। किसके लिए? फॉर एचआईवी और एड्स के लिए, डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू एचआईवी पेशेंट। ये क्या करता है? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को क्या करता है? डिटेक्ट करता है फॉर द एचआईवी पेशेंट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो एड्स कैन बी कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर बच्चों, द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट मेनली फ्रॉम। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सिम्टम्स है सिकल सेल एनीमिया के, वो मेनली किस चीज से रिजल्ट हो रहे हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला है हमारा लो ब्लड वॉल्यूम, दूसरा है क्या लेस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से ऐसा हो रहा है, या इंक्रीज्ड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब जो ब्लड सेल का जो डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हो गया, या फिर एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, या तो क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंस की वजह से ऐसा है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जब इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होगा तब जो सिम्टम है सिकल सेल एनीमिया का वो रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस कंडीशन अफेक्ट ऑक्सीजन डिलीवरी एंड कॉजेस वेरियस कॉम्प्लिकेशन। जो इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन है वो क्या करती है? ऑक्सीजन को डिलीवरी में अफेक्ट करती है, ऑक्सीजन डिलीवरी में अफेक्ट करती है और वेरियस कॉम्प्लिकेशंस को ये अकर करती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है increased blood cell destruction is the symptom of sickle cell anemia। फिर है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। सो एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट इन। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा है, जो एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा है इज अ कंडीशन, ये किसकी कंडीशन है? दैट रिजल्ट इन, मतलब जो एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा एक कंडीशन है जो किससे रिजल्ट होती है? क्या सीवियर पेन और लॉस ऑफ विजन से एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा की कंडीशन होती है, या हाइपरट्रोफी मतलब इनलार्जमेंट ऑफ द कंजक्टिवा, हाइपरट्रोफी मतलब इनलार्जमेंट, या फिर टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए आपका विजन लॉस हो रहा है, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट। तो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है बच्चों कि आपकी रेटिना जो होती है वो आपकी सेंसरी लेयर से क्या होती है, वो हट जाती है अपनी जगह से, वो खिसक जाती है, तो उसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो सीवियर पेन एंड लॉस ऑफ विजन रिजल्ट्स एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा। तो बोल रहे कि दिस कंडीशन रिक्वायर प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन टू मैनेज एंड पेन एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। तो बोल रहे कि एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा की जो कंडीशन है उसको प्रॉम्प्ट बहुत ही जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है,
ताकि हम पेन को प्रिवेंट कर सके और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सके। तो यहाँ बोल रहे कि एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन सीवियर पेन एंड लॉस ऑफ विजन। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सो लो लेवल ऑफ सोडियम इज ब्लड इज कॉल्ड। जब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम का जो लेवल है ब्लड में कम हो जाएगा, जब सोडियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो वो कौन सा टर्म हम यूज करेंगे? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर शॉक या हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है कि लो लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाना। शॉक तो आपको पता ही है। फिर हाइपोनेट्रीमिया का भी यहाँ मतलब है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम इन द ब्लड। तो यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया रेफर्स टू अ कंडीशन। हाइपोनेट्रीमिया क्या है कि कैसी कंडीशन है जो रेफर करती है लो लेवल ऑफ सोडियम को। और सोडियम का काम क्या है बच्चों? यहाँ पर सोडियम हेल्प्स टू रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड नर्व मसल फंक्शन। सोडियम हेल्प करता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में और नर्व मसल फंक्शन को भी मेंटेन करने में। So the correct answer is low level of sodium in blood is called hyponatremia. So the last question of this topic emission is 20. Question number 20. So PET, positron emission tomography scan involves the injection of. तो इस स्कैन में कौन सा इंजेक्शन हम इन्वॉल्व करते हैं? तो मतलब क्या गैसेस का इंजेक्शन इन्वॉल्व करेंगे या रेडियोएक्टिव ग्लूकोज का इंजेक्शन इन्वॉल्व करेंगे या आयोडीन का या फिर कैल्शियम का इंजेक्शन हम इन्वॉल्व करेंगे? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर रेडियो एक्टिव ग्लूकोज। तो यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव ग्लूकोज का इंजेक्शन जो है वो पीईटी स्कैन में इन्वॉल्व करेंगे। सो पीईटी स्कैन ऑफन यूज अ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बोल रहे थे कि पीईटी स्कैन में हम रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का यूज करते हैं जिसको हम कॉल्ड एफडीजी फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज बोलते हैं। सो टू डिटेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, मेटाबॉलिक जो मेंटेन हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पीटीई स्कैन करते हैं, जिसमें इंजेक्शन का हम कौन से इंजेक्शन का यूज करेंगे? रेडियो एक्टिव ग्लूकोज। तो पीटी स्कैन इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव ग्लूकोज। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, टुडे वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और सारे क्वेश्चंस के साथ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक हमारे चैनल के साथ बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बहुत अच्छे से मेहनत से डेडिकेशन से अपने एग्जाम की तैयारी करें एंड वी विल डेफिनेटली श्योर कि आप लोग अपना ये एग्जाम जो है वो क्रैक कर ही लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।